नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बगैर परेशानी के मुझे बता दीजिए कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है, जिससे कि हम भी जान पाए कि हाँ भाई, छात्र पूरी तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से तैयार हैं और क्लास लेना चाह रहे हैं। फटाफट समझिए, जानिए, पहचानिए और चीजों को देखना शुरू कर दीजिए। तो जानना चाहूंगा एक बार कौन कौन छात्र क्लास के अंतर्गत आ चुका है। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही थी, इस वजह से मुझे जाके उसको सही करके आना पड़ा। जो जो छात्र क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये एग्जाम पेपर नंबर 5 है, तो जीके जीएस सेक्शन को कवर कर रहा है एनटीपीसी के लिए। तो मान के चलिए एनटीपीसी के लिए कुछ एक बेहतरीन बेहतरीन सवालों को कवर करेंगे, जो जीके जीएस के सेक्शन को यहाँ पर कवर करता है। अब मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ जिसको ताबड़तोड़ तरीके से कहा जाता है, और वो ताबड़तोड़ तरीके वाली बात क्या है। दरअसल यहाँ पर जिस तरीके से मैं रेगुलर एनटीपीसी के ये जो सेक्शंस के थ्रू हैं या किसी भी तरीके से मैं करा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी सेशंस आपके हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बीच बीच में आपके इंपोर्टेंट सेशंस भी डालता रहता हूँ, ठीक है, वो भी आपको देखने होंगे। अब यहाँ पर समझिए कि आपके लिए एक नई जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर दी गई है। आपके लिए नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। आप जब जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे तो देखेंगे। लाइक कर दो यार, पहले तो सारे के सारे अभी लाइक कर दोगे तो माहौल बन जाएगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे ना प्लेलिस्ट के सेक्शन में, तो यहाँ पे एनटीपीसी के लिए कंप्लीट सीरीज बना दी गई है। और याद रखना, कल मॉडर्न हिस्ट्री का वन शॉट है, रेडी रहना। आज हमने करंट अफेयर्स को उधेड़ दिया है, 3 घंटे क्लास ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? यह आपकी एनटीपीसी के मॉक हैं। अब एनटीपीसी में चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या चाहे वो ग्रेजुएट हो, तो दोनों के लिए ही जरूरी है। ताबड़तोड़ तरीके से मीटर खींचते हैं, पूरे विषय इसके अंदर सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक बात। लीजिए पहला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1919 के एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ऐसा आपको देखने को मिल रहा है जो स्टेटमेंट इसमें से सही देखने को मिल रहा है आपको? तो बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पर सही है जो 1919 अधिनियम की चर्चा करें। ठीक है सर, हम बात कर लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट है। इट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। इसने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत करी। वाह जी वाह! क्योंकि जहां तक मुझे याद है 1919 अधिनियम के द्वारा लियोनल कुर्टिस नाम के पर्सन है, लियोनल कुर्टिस नाम के पर्सन है, उन्होंने ही, उन्हीं के कहने पर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को प्रांतों पे शुरू किया गया था। पहला स्टेटमेंट 100% सही है। दूसरा है, इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार द्विसदनात्मक शासन शुरू हुआ और आपका इलेक्शन शुरू हुए वो पहली बार डायरेक्ट बेसिस पर। देखो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जो थे, कहूंगे इनडायरेक्ट जो है, इनडायरेक्ट अगर हम बात करें इलेक्शन जो है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कब शुरू हुए थे सर? इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुए थे 1892 में। बट डायरेक्ट इलेक्शन कब शुरू होते हैं सर? 1999 में शुरू होते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट ये हुआ कि हाँ जी सही तो ये भी है। और जो तीसरा पॉइंट है कि सर जी 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। 6 में से 3 सदस्य भारतीय होने का प्रावधान रखा गया था। जी नहीं, ये प्रावधान तो नहीं रखा गया। तो शुरुआती पहला और दूसरा कथन दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। इसी अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। दिस इज द वेरी, लीजिए भाई लीजिए। ठीक है भाई, काफी वॉइस बढ़ा ली है, इससे ज्यादा वॉइस बढ़ाएंगे तो बफर करेगी। अभी देखो एक बार बताएं सबके सब, ठीक है? अब क्लास सही चल रही है? हाँ भाई, क्या अब सही चल रही है? अमित कुमार का कहना है सर क्या भौकाल जारी है? जी हाँ, भौकाल आज भी जारी है क्योंकि सिलेक्शन की आपकी बारी है। यहां पर मैं चर्चा कर चुका हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि सर इसके अंदर क्या तीनों सही है। देखो इसमें आप समझना कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसमें एक पॉइंटर को आप साथ में सही कर देना कि अगर हम बात करते 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन, ये स्टेटमेंट भी इसी में किया गया था। इसका आंसर डी होगा, ना कि 1-2 होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन कट गई थी जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, आपके नेटवर्क चले गए थे। आगे हम बात करते हैं दूसरे नंबर के सवाल में। 2026 की शुरुआत में किस भारतीय शहर को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल सिटी घोषित किया गया था? कौन सा ऐसा भारतीय शहर है जिसको कार्बन न्यूट्रल सिटी घोषित किया गया है? यहाँ कार्बन का उत्सर्जन 0 के बराबर है।
कार्बन का उत्सर्जन यहाँ 0 के बराबर है। यह कहां पर किया गया है? कार्बन का उत्सर्जन 0 के बराबर कहां पर किया जाता है? तो कार्बन न्यूट्रल सिटी भारत का पहला। और अगर हम बात करते हैं, इंडिया का एक ना मोटिव है, या कह सकते हैं इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है, इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का? कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना है। 2050 तक कार्बन न्यूट्रल इंडिया को होना है। क्या होना है? कार्बन न्यूट्रल इंडिया को होना है 2050 तक। क्या होना है? कार्बन न्यूट्रल। लेह लद्दाख इसको पहले ही पूरा कर चुका है। लेह लद्दाख पहले से ही कार्बन उत्सर्जन पूरी तरीके से 0 कर चुका है। देखो, कार्बन का उत्सर्जन होता है उतना ही अवशोषण भी हो जाता है। जितना कार्बन उत्सर्जित होता है उतना ही अवशोषण भी हो जाता है। यह पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। जैसे रितेश रेलवे कह रहा है, सर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया कीजिए। रितेश रेलवे के अनुसार समझिए, भारत के अंदर CO2 का जो एमिशन होता है, जितना यहाँ पर एमिशन होता है, जितना उत्सर्जन होता है, उतना ही उसका, आप समझ सकते हैं, उतना ही उसको जियोथर्मल एनर्जी के बेसिस पर उतना ही उसको एब्सॉर्ब कर दिया जाता है। तो जितना एमिशन होता है उतना ही एब्जॉर्बेशन होता है। तो सेम बेसिस पे कहें तो 0 कार्बन एमिशन है। 2050 तक इंडिया को करना है, लेकिन इसको पहले ही पूरा कर दिया गया है। ठीक है, चलो याद रखना, इंडिया को 2050 आपको देखने को मिलेगा। अरे 2047 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तीसरा सवाल ये रहा, बताएंगे कि भाई भारत ने गगनयान मिशन के बारे में थोड़ी सी बात करी है। भारत के गगनयान 2 मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य व्योमित्र नामक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट को लंबी अवधि के लिए अंतरिक्ष में भेजना है। सर, एक ह्यूमनॉइड रोबोट यानी मनुष्य के आकार का रोबोट आपका जो है, जिसका नाम है व्योममित्र, यह व्योममित्र है, इसको स्पेस में भेजना है ताकि वहीं पर रहकर रिसर्च कर पाए। दूसरा, हमने बात किया है कि यह मिशन भारत नियोजित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के अग्रदूत के रूप में कार्य करेगा। सर, दिस मिशन इज प्रीकर्सर टू द इंडिया प्लान्ड स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के भांति भी कार्य करेगा। सच बताऊं तो करेक्ट आंसर है कि यहां बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और याद रखना कि जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसको कब तक बना लिया जाएगा? सर, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक पूरा हो जाएगा। इस बारे में चर्चा की गई है। यह कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक, इसमें स्पष्ट किया गया है कि इसको हम 2035 तक इस पूरे स्पेस स्टेशन को हम जो है आकाश में बना लेंगे। याद रखेंगे, LVM-3 गगनयान के लिए लॉन्चिंग व्हीकल है। GSLV MK3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाना है। आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कैरियोलिस बल और उसके प्रभाव का सही वर्णन करता है? जो कैरियोलिस फोर्स आपको देखने को मिलती है, उसका सही वर्णन कौन सा करता है, बताइए। देखो, जो कैरियोलिस फोर्स आपको देखने को मिलती है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। कैरियोलिस फोर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा समझिए कैरियोलिस फोर्स क्या कहती है और क्या नहीं कहती है। चर्चा कर रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है, दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं, जो कैरियोलिस बल आपको देखने को मिलेगा, कॉरियोलिस फोर्स होता है पहला। यह पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूमने की वजह से उत्पन्न होता है। बिल्कुल उत्पन्न होता है, एक आभासी बल है। जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। बिल्कुल घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर ही घूमती है। यही सही क्रम है। यह उल्टी दिशा में, यह घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। याद रखना, इसी की वजह से अगर हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं और हवाओं को मोड़ता है। बिल्कुल मोड़ता है। अगर हम बात करते हैं हवाओं का मुड़ना, कॉरियोलिस बल के कारण ही आपकी व्यापारिक हवाएं, ट्रेड वाइंड्स, आपकी पछुआ हवाएं, वेस्ट वाइंड्स, और ध्रुवीय हवाएं, पोलर वाइंड्स आपकी चलती हैं। इसी बल की वजह से चक्रवार, प्रतिचक्रवार और इन सब की घूमने की दिशा आपकी व्यक्त की जाती है। एक फ्रांस के वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था गैस्पर्ड गुस्तावे डी कोरोलियोस। दोबारा समझना, मैंने क्या बताया? गैस्पर्ड गुस्तावे, गैस्पर्ड गुस्तावे, गैस्पर्ड गुस्तावे डी कैरिलियोस, डी कैरिलियोस, डी कैरिलियोस, कैरिलियोस। तो ये पर्सन है गैस्पर्ड डी गुस्तावे डी कैरिलियोस, आपके पर्सन है जो फ्रांस के हैं। इनके द्वारा ही इस पूरे प्रोसेस को शुरू किया गया था। राइट, जी हाँ। तो अगर हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर यह शून्य होता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कॉरियोलिस फोर्स जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि वह कहीं पर ज्यादा कहीं पर शून्य हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही इसमें सही है। कॉरियोलिस फोर्स को लेकर इक्वेटर पे इसका 0 हो जाना, यह कहीं पर भी प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। 5वें नंबर का सवाल है, बेस एरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग बताएंगे। बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग
स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? सर इट रेफर टू द टैक्स स्ट्रेटेजी दैट एक्सप्लोजिट गैप इन टैक्स रूल्स टू शिफ्ट प्रॉफिट टू अ लो टैक्स लोकेशन। ये बेस प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है? सर देखो ओईसीडी और G20 एक संस्था है जो आपके बेस प्रॉफिट चीजों के बारे में काम करता है। अब इसमें क्या होता है सर, इक्वलाइजेशन लेवी होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं अपने धन को छुपाने के लिए वर्ल्ड बैंक जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं में छुपा देते हैं। तो वास्तविकता में यह आपका बेस इरोजन होता है और प्रॉफिट शिफ्टिंग आपकी कहलाती है। यह कर नियमों के अंतराल का फायदा उठाकर मुनाफे को कम करने वाले स्थानों पर स्थानांतरित करने की रणनीति है। भारत का समीकरण लेवी डिजिटल अर्थव्यवस्था में बीईपीएस से निपटने का एक उदाहरण है। इंडिया का जो इक्वलाइजेशन लेवी है एक टूल है जिसकी वजह से बीईपीएस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग से निपटने का एक उपाय है। करेक्ट आंसर दोनों। दोनों क्यों सही है? क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि बीईपीएस से निपटने के लिए ओईसीडी एंड G20 बोथ इस पर काम कर रहे हैं ताकि वो इससे निपट पाए। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। ये भी अच्छा सवाल इकोनॉमिक्स का सवाल है। जब बेटा ऐसा ही सवाल आएगा ना तुम हंसते नजर आओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो बीईपीएस का एक्शन प्लान है इसमें 15 एक्शन पॉइंट होते हैं। इसमें एक्शन प्लान में कितने एक्शन पॉइंट होते हैं सर? 15 एक्शन पॉइंट होते हैं। इसमें 15 एक्शन पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से कोई अपने प्रॉफिट को शिफ्ट ना कर पाए और सरकार उसको कर के साथ दबोच ले। ये चीज आपको देखने को मिलती है। 6वें नंबर का सवाल ये रहा, भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताएं। आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? इससे आसान सवाल नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए इससे आसान सवाल आपका नहीं बन सकता, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नोट करें फटाफट से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इजिएस्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो जैसे ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। पंकज मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इसमें दोनों सही बता दोगे। विक्की तुमसे भी नहीं थी, अमित तुमसे भी नहीं थी। तुम कितने बड़े गधे हो चुके हो, इन दोनों ही सवालों को सही बता रहे हो। और थोड़ी तनक तो शर्म करी होती तुमने। सर राइट टू प्रॉपर्टी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44th संशोधन के माध्यम से, अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से यहां से हटा है, ना कि चाचा या 42वें संविधान संशोधन से। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ओनली वन, ना कि सर चार होंगे। अबे ओनली वन होगा सही, थोड़ी तो शर्म करो भाई साहब। तो इसके बारे में बात करते हैं, आगे समझिए। 6वां हो गया, 7वां बताइए। फरवरी 2026 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएं। जो केंद्रीय बजट 2026-27 आपको देखने को मिल रहा है, 2026-27 आपको देखने को मिल रहा है, जो अभी लेटेस्ट बजट है, उसमें बताओ। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 4.0 से नीचे रखा गया है। बहुत बढ़िया। ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट हब स्कीम को अनाउंस किया गया है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके। सर सच बताएं, अगर राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, देखो आपका सरकार का कुल खर्चा जितना भी है उसमें से कुल राजस्व को घटा दे तो फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। लेकिन जो आपका कुल राजस्व है वो उधार को छोड़कर होना चाहिए। राइट, तो याद रखो 19,744 करोड़ इसको दिए गए हैं, 744 करोड़ रुपए तो दिए गए हैं इसको। दूसरा है जीडीपी के 4.0% से नीचे रखा गया है। इसके लिए स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पूरा का पूरा। ये बताता है आपका जो फिजिकल डेफिसिट होता है कि आपका टोटल एक्सपेंस जो भी है, टोटल एक्सपेंस जो भी है माइनस टोटल इनकम। लेकिन टोटल इनकम कौन सी? टोटल इनकम कौन सी जिसके अंदर नॉन टैक्स, नॉन इंटरेस्ट वाला जितनी भी इनकम है, नॉन इंटरेस्ट जिस पर टैक्स नहीं देना, नहीं जो उधार को छोड़कर है, जो राजस्व प्राप्ति है जो उधार को छोड़कर है। ठीक है, वो सबको घटाते हैं तो राजकोषीय घाटा मिलता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। कोशिश की जा रही है राजकोषीय घाटे को 4% से नीचे रखा जाए। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। 8वें नंबर का सवाल ये रहा, 2025 में आयोजित COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह बेलाम ब्राजील में होना है। करेक्ट है। द प्राइमरी फोकस इन द मिशन 1.5 डिग्री एंड द फाइनेंशियल रूलिंग फॉर द ग्लोबल कार्बन मार्केट। ग्लोबल कार्बन मार्केट पे ध्यान रखना है। और जो 1.5 है इसको देखने को मिलेगा, 1.5 भी है
ठीक है, याद रखना। इंडिया में कौन सा होना है? कॉप 33 आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। कॉप 33 कहाँ है? कॉप 33 इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। कॉप 29 कहां पे हुआ था? वो अजरबैजान के बाकू में हुआ था। अजरबैजान के बाकू में हुआ था। डाकू, ठीक है, बाकू। पेरिस समझौता आपका 2015 में हुआ था। 1.5 डिग्री का लक्ष्य है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए है। ठीक है, चलिए। तो बल्लू मेरे लाल क्या कर रहे हो? बल्लू यार, कमेंटों में मैं क्या करूं? आप लोग आपस में गुत्ते रहते हो, लड़ते रहते हो, क्या करूं मैं कमेंटों? ठीक है, याद रखना। हम बात करते हैं, ठीक है, चलिए। ठीक है, मेरठ वाला छोरा 99 बेटा, कल से शुरू है वो, कल से शुरू है मेरे लाल। मेरठ वाले लाला, कल से शुरू है वो कमाल। तो याद रखेंगे, यह मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग द कॉप 30 क्लाइमेट समिट आपकी हेल्ड होनी है। ये कौन सी में? कॉप 30 आपकी होनी है। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। 9वें नंबर का सवाल है, जो आपको 9वें नंबर का सवाल देखने को मिल रहा है, ये भी बढ़िया सवाल है। अगर मैं बात बताऊं कि इसरो के विकास इंजन के संबंध में कौन सा कदम सही है? इसरो का एक इंजन है जिसका नाम रखा गया विकास इंजन। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है कि सर जी, यह पीएसएलवी और जीएसएलवी में उपयोग किया जाने वाला तरल रॉकेट इंजन है। मतलब ये लिक्विड रॉकेट इंजन है। कौन सा? लिक्विड रॉकेट इंजन आपका ये है। दूसरा है, ये यूडीएमएच को ईंधन और नाइट्रोजन टेरोक्साइड का ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है। सर क्या ही बोलूं मैं इसको। यह पीएसएलवी के दूसरे और चौथे चरण के तथा जीएसएलवी के दूसरे चरण में उपयोग होता था। यह ईंधन एक विशेष प्रकार का ईंधन है जो आपका बात करता है लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। एलपीटी पे काम करता है, लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसलिए इस ईंधन को चाहिए होता है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और इसी का ऑक्सीडाइजेशन करने के बाद इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने बताया, जो पीएसएलवी है, इसके जो दूसरा चरण है और जो चौथा चरण है, इसके सेकंड फेज में और इसके फोर्थ फेज में यूज होता है। जबकि जो जीएसएलवी है, इसके केवल सेकंड फेज में यूज होता है। जीएसएलवी जो है, इसके सेकंड फेज में आपका यूज होता है। जैसा मैंने बताया, लिक्विफाइड जो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको एलपीएससी कहा जाता है। बोला है ना एलपीएससी, बोला तो है। एलपीएससी नहीं बोला? हाँ, एलपीएससी तो होता है, बट ये बेटा ये एलपीएससी ही होता है। एलपीएससी ही आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, 10वें नंबर का सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है। इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। 10वें नंबर का सवाल, सर जो 2025 में जारी राष्ट्रीय रसद नीति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है सरकार, तो इसको किस तरीके से रखा गया है? लॉजिस्टिक लागत को 13-14% से घटाकर लगभग 8-9% करना है। तो स्टेटमेंट तो सही है। हम लॉजिस्टिक कॉस्टिंग को घटाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो थी वो 2022 में लॉन्च हुई थी, पहली वाली। जो पहली नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2.0 तो अब हुई है, ये 1.0 जो हुई थी, ये सितंबर 2022 में आपकी लॉन्च हुई थी। तो मैं इसके बारे में कह ही नहीं रहा। जो आपकी 2.0 लॉन्च हुई है 2025 में हुई है, इसमें 13-14% की कॉस्टिंग को घटाकर कितना लाना है सर? 8% के आसपास लाना है। जो ग्लोबल मार्केट्स होते हैं उसमें 8% का ही मार्जिन होता है। दूसरा, सभी प्रमुख डीएफसीज में एआई संचालित स्मार्ट वेयर हाउसिंग एकीकृत किया जाएगी। बिल्कुल की जाएगी। दोनों स्टेटमेंट सही, दोनों स्टेटमेंट सही, बिल्कुल की जाएगी। डीएफसी की अगर मैं बात करता हूं, लुधियाना से कोलकाता तक जब जाते हैं तो उसमें डीएफसी आपको देखने को मिलता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात करते हैं। यह आपके ईस्ट में है कोलकाता से लुधियाना, वेस्ट में है मुंबई से दिल्ली। 11वें नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विशेषता को भारत का महान सीमा भ्रंश कहा जाता है? मतलब कि विच इज नोन एज द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ऑफ इंडिया। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इंडिया के अंदर आपको कहां देखने को मिलता है? मजा आ जाएगा। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। नमस्ते सुष्मिता, नमस्ते। नमस्ते डुग्गू, नमस्ते प्रियंका, ठीक है, नमस्ते बल्लू, देवशीन, नमस्ते भाई, नमस्ते निक्की। आप सभी आए हैं आज, है? आप करंट अफेयर वाली क्लास में एंड में कहाँ चले गए थे सबके सब? मैं तो ढूंढ रहा था आप सबको। बहुत कम बच्चे बचे थे उसमें, तो सुष्मिता थी, डुग्गू थी, ये 2-3 बच्चे बचे थे। हैं नहीं, बच्चे तो बचे थे 200-300, बट रेगुलर वाले बच्चे तो कम ही थे। बताइए एक बार। अमित भी था। हाँ, यस, यू कैन आस्क मिस्टर लकी मेहरा।
पूछा है भौगोलिक विशेषता भारत की महान सीमा भ्रंश है। सर अरावली को विंध्य पर्वतमाला से अलग करने वाला जो जोन है, जो अरावली को विंध्य पर्वतमाला से अलग करने वाला जो जोन है वो, ठीक है, यह आपका जो है अरावली को विंध्यन पर्वतमाला से जो अलग करता है, दैट जोन सेपरेटिंग अरावली फ्रॉम द विंध्यन रेंज, ये आपका मेजर फॉल्ट आपको देखने को मिलता है। और करेक्ट आंसर की अगर मैं बात बताऊं, ये अरावली को विंध्यन से तो अलग करता है, और अरावली विश्व की सबसे पुरानी आपकी वो भी है, पर्वतमाला भी है, और इसी को नर्मदा सोन भ्रंश भी कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण भ्रंश रेखा है जो उत्तर और दक्षिण को अलग करती है। इसीलिए कहा जाता है कि अरावली वो पहाड़ियां हैं जो उत्तर और दक्षिण के बीच का लगभग सीमांतर रेखा मानी जाती है। ठीक है, चलिए 12वें नंबर का सवाल, जो टेलोमेरस है, जैविक प्राणियों में टेलोमेरस का सबसे सटीक वर्णन कौन करता है, बताइए। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब जो टेलोमेरस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं इसमें टेलोमेरस का जो काम होता है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर यह एक ना एंजाइम होता है, एक एंजाइम है जो टेलोमेरस को पुनर्स्थापित करता है। कैंसर की कोशिकाओं में अत्यधिक सक्रिय आपका ये पाया जाता है। ठीक है, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न के द्वारा इसको खोजा गया। किसने खोजा था? एलिजाबेथ ब्लैकबर्न के द्वारा इसको खोजा गया था। जो आपको जो हमारे क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, तो क्रोमोसोम के जो एंड के ऊपर प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं उसमें यह पाया जाता है। जो टेलोमेरस पाया जाता है, ये गुणसूत्रों के सिरों पर जो सूक्ष्मात्मक कैप के होते हैं, जो डीएनए क्षरण रोकते हैं, जो डीएनए को प्रिवेंट करते हैं कि डीएनए खराब ना हो जाए, ये आपको यहां पर होते हैं, उनको बोला जाता है टेलोमेरस। राइट, चलिए टेलोमेरस इसको कहा जाता है। यानी अब जैसे मेल होते हैं, ठीक है, जैसे एक्स एक्स हो गए, ठीक है, या एक्स वाई हो गए, तो ये क्रोमोसोम से तो होते हैं आपके, ठीक है, पुरुष व महिला के अंतर्गत भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे ही चांसेस है। ठीक, आगे हम बात करते हैं 12 के बाद 13वें नंबर का सवाल, बौद्ध वास्तुकला और उनके स्थानों को सही तरीके से आप मिला दीजिए, कौन सा मिला है कौन सा नहीं मिला है। ठीक, फटाफट बात करते हैं। धार्मिक स्तूप सारनाथ वाराणसी में है, वाराणसी में देखने को मिलता है धाम, यह सारनाथ वाराणसी में है। ताबो स्पीति वैली में आपको देखने को मिल जाएगा, स्पीति वैली में ताबो मोनेस्ट्री है, ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट सही। और जो रूमटेक आपको देखने को मिल जाएगा, रूमटेक इज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश, रूमटेक अरुणाचल में नहीं है भाई, जहां तक मुझे याद है। रूमटेक तो मुझे अरुणाचल का याद नहीं है, बताओ रूमटेक कहां पे है, तो रूमटेक कहां पर है, क्योंकि रूमटेक यहां पर नहीं है। जो तवांग मोनेस्ट्री है, आपको तवांग मोनेस्ट्री आपको देखने को मिलती है, वो जरूर है यहाँ पे, बट रूमटेक तो नहीं है मेरे लाल। रूमटेक सिक्किम में है, परफेक्ट आंसर आपका, रूमटेक इज इन सिक्किम। और इसके अंदर यह आपका सांची का स्तूप है, इसके तोरण का निर्माण पुष्यमित्र ने कराया था। राइट, ठीक है, वो अग्नि पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। 14वें नंबर का सवाल ये रहा, मानक तापमान और दबाव एसटीपी का एक आदर्श गैस का मोलर आयतन क्या है। व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर एक जो आपको देखने को मिलेगा मोलर वॉल्यूम, एक आइडियल गैस की मोलर वॉल्यूम क्या है, फटाफट बताओ। देखो अगर हम बात करते हैं 1 मोल आइडल गैस, 1 मोल आइडल गैस, मोल आइडल गैस, ठीक है, अगर हम 1 मोल 1 मोल आइडल गैस को देखें, आइडियल गैस को देखें, तो यह कितना स्पेस घेर सकती है, यह लगभग लगभग 22.4 लीटर का स्पेस घेरेगी। कितना? 22.4 लीटर का स्पेस घेरेगी। अब इसमें बच्चे सोचेंगे सर इसका फॉर्मूला बता दो। देख भाई बहुत ध्यान से सुन, मैं आपको सिंपल बता दूं कि मुझे पता है कि भाई एसटीपी पर तापमान होता है 273 डिग्री, और दबाव जो देखने को मिलता है एक एटम पे वो 101.325 किलो पास्कल का होता है। और इस समय अगर इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, अब बोल रहा है एनटीपी पर, एसटीपी पर पूछा है तो अलग होता, अब बोल रहा है एनटीपी पर, तो एनटीपी पे अगर निकालोगे तो 25 डिग्री हो जाएगा, तो वो 298 केल्विन हो जाएगा, और एक एटम पर जो वॉल्यूम हो जाएगी वो 24.8 हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे। बेटा ये होता है इसका
ये तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर में इसका हिसाब किताब अलग हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर में जो हिसाब किताब है वो 24.8 लीटर चला जाएगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन नहीं होता एनआरटी होता है, राइट। दिस इज आपका गैस कांस्टेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक, आगे बात करते हैं 15वें नंबर का सवाल। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने करी थी? अब तो आपको पॉलिटी के सवाल आसान लग रहे होंगे, बाकी सब में आपको एकदम दिक्कत हो रही होगी। है पंडित जी, क्या हाल है, ये ढंग से है बताओ एक बार। 3 टीयर सिस्टम आपका जो पूछा गया है ये किस समिति में पूछा गया था, चर्चा करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आपको जो सवाल देखने को मिल रहा है जिसमें हम पूछ रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने करी है? सर ये जो करी है क्या ये अशोक मेहता ने करी है? सर दिस इज डन बाय बलवंत राय मेहता समिति 1957। जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, राइट। जिला परिषद बोलेंगे तो भी ठीक, जिला पंचायत बोलोगे तो बहुत ज्यादा ठीक। तो करेक्ट आंसर आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 15वें के बाद 16वें नंबर का सवाल है। भारत की काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से भरपूर लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी। काली मिट्टी ये कह रहा है फास्फोरस भी कम है और नाइट्रोजन भी कम है इस मिट्टी के अंदर, दोनों चीजों की कमी बता रहा है। ठीक सर, ओके ओके। दूसरा है दे डेवलप डीप क्रैक इन द ड्राई सीजंस व्हिच हेल्प इन द सेल्फ फ्लोइंग। शुष्क मौसम में गहरी दरारें बन जाती हैं जो स्वतः जुताई वाली भूमि आपकी कहलाती है। जो हमारा दक्कन का पठार है, जो हमारा दक्कन का पठार है वो पूरा काली मिट्टी से बना है और ये आपका सेल्फ फ्लोइंग है। क्यों है सेल्फ फ्लोइंग? रीजन होता है सेल्फ फ्लोइंग इस वजह से क्योंकि जुलाई के महीने में इसमें क्या पड़ जाती है, दरारें। दरारें इतनी गहरी पड़ जाती हैं कि ये फट जाती है मिट्टी, और जब इस पे हम कुछ भी बुवाई वगैरह करते हैं तो वो स्वतः जुत जाती है एक तरीके से देखा जाए। ये स्टेटमेंट परफेक्ट है इसके लिए कि हाँ ये भी सही है। दूसरा है इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। मैग्नीशियम इसके अंदर फेरस और मैग्नीशियम दोनों की उपस्थिति होने की वजह से इसका रंग काला होता है आपका। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक और आपका एलिमेंट होता है जो इसके काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो जरूर बताना प्रियंका। दूसरा एल्युमिनियम से भरपूर होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी इसमें पाई जाती है जिस वजह से इसमें साधारण जैसे गेहूं वगैरह नहीं बोया जा सकता। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम बात करते हैं जो फास्फोरस और नाइट्रोजन आपको देखने को मिलती है, सर फास्फोरस और नाइट्रोजन आपको जलोढ़ मिट्टी में देखने को मिलती है। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। लीजिए 17वें नंबर का सवाल ये रहा। दीपावली डिक्लेरेशन 1929 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में किससे रिलेट करती है? एक दीपावली डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में बताइए किससे रिलेट करेगी फटाफट। सर लखनऊ में है लुलु मॉल। बेटा मन में लड्डू फूटा। यार मैं कहीं नहीं आया डीबी मॉल में किसी। हाँ आया हूं मैं इंदौर में नहीं। हाँ इंदौर में आया था ना, कहाँ आया था, हाँ इंदौर में आया था। इंदौर का कोई बच्चा है तो इंदौर में जो मॉल है आपका, जिस काफी ठीक सा मॉल है, वहां तो मैं 1-2 मॉल में गया हूँ। इंदौर में तो गया हूँ। मैं क्लास के लिए गया था ना, क्लास ली थी ना वहाँ पे, 2 क्लास ली थी। उसके बाद आ गया था मैं। बताइए आधुनिक भारत के इतिहास में दीपावली डिक्लेरेशन होती है कि अगर इरविन कहता है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस के प्रस्ताव की बात करता है कि भारत को हम डोमिनियन का प्रस्ताव शायद दे पाए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की घोषणा भी की जाती है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके दीपावली डिक्लेरेशन के तौर पर जाने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था, जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत आसान आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि कांग्रेस अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड नंबर की को ज्वाइन करे, यही ऑब्जेक्टिव इसमें रखा गया। ठीक है, चलो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वें नंबर का सवाल ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फंक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट्स आपको क्या क्यों होते हैं बताइए। ल्यूकोसाइट्स आपके मनुष्य के शरीर में किस कारण से होते हैं? सर ल्यूकोसाइट्स को क्या कहा जाता है? सर WBC, व्हाइट ब्लड सेल ही ल्यूकोसाइट को कहा जाता है। ठीक है, अब होते कितने हैं? 5,000 से 10,000, 5,000 से 10,000 आपके होते हैं। और वो भी कितने में होते हैं सर? इतने, सर यह प्रति माइक्रोलीटर में होती है इतनी संख्या। तो
पर माइक्रोलीटर में इतनी संख्या होती है WBC की। अब अगर यही ल्यूकोसाइट जो है, अगर ये अनियंत्रित हो जाए, अगर ये ल्यूकोसाइट्स अनियंत्रित हो जाए, काम होता है इनका संक्रमणों से लड़ना, अगर यही ल्यूकोसाइट्स ही आपकी क्या हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, नियंत्रित आपकी हो जाए अनियंत्रित, तो इसी बीमारी को क्या कहा जाता है, ल्यूकीमिया इसको कहा जाता है। ल्यूकीमिया आपकी क्या होती है, ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया ही ब्लड कैंसर आपको देखने को मिलेगा, ल्यूकीमिया ही ब्लड कैंसर के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। ल्यूकीमिया ही क्या है, ल्यूकीमिया ही ब्लड कैंसर है, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ल्यूकीमिया ही ब्लड कैंसर है, इसके बारे में ताबड़तोड़ तरीके से याद रखना। 5,000 से 10,000 ये होती है, और ये पर माइक्रोलीटर में इतनी संख्या होती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल होते हैं, वो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाता है। प्लेटलेट्स आपका क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। ये चीज आपको यहां देखने को मिलती है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं 19वें नंबर का सवाल। आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन और स्टेटमेंट वाले सवाल आजकल मैं ज्यादा करा रहा हूं, कारण है इसका भी, इसको कराए जाने का, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी चीजें अच्छी तरीके से करा। तो अब मुझे आप बताएंगे इसके अंतर्गत कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन सही है, कि कौन सा स्टेटमेंट है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको सही देखने को मिल रहा है, तो बताइए। पहला है कि इसमें 15 सदस्य है, तो दूसरा 5 सदस्य है, तो 10 गैर स्थायी है। सच बताऊं, वाकई में इसके अंदर इतने सदस्य हैं। पहला स्टेटमेंट बहुत तगड़ा है। नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्टेड होते हैं टर्न ऑफ 3 इयर्स, बिल्कुल भी नहीं। यह आपके हर 5 साल में बदले जाते हैं, ना कि 3 साल में, ठीक है। भारत कितनी बार नॉन टेम्परेरी नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, सिर्फ 5 इयर्स के लिए चुने जाते हैं, ना कि 3 इयर्स के लिए। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। भारत कितनी बार यहां पर चुना जाता है, सर भारत जो चुना जा चुका है वो 8 बार चुना जा चुका है भाई साहब। भारत कितनी बार चुना जा चुका है, इसमें 8 बार चुना जा चुका है। भारत कितनी बार चुना गया है, इंडिया 8 बार चुना जा चुका है। इंडिया 8 बार चुना जा चुका है, 8 बार चुना जा चुका है, इसमें याद रखना। एंटोनियो ग्यूटेरस इसके अध्यक्ष आपको देखने को मिले हैं, याद रखना। हाँ बिल्कुल अमित भाई, खुल के लाइक ठोको एक तरफा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 के बाद 20वां बॉल। मर्कली स्केल का उपयोग भूकंप के किस पहलू को मापने के लिए यूज किया जाता है। मर्कली आपकी स्केल है। वैसे अगर हम बात करें, जो भूकंप होता है उसको रिक्टर स्केल पे नापते हैं, वैसे तो भूकंप को किस पे नापते हैं, रिक्टर स्केल पर नापते हैं। और इसके अंदर आपकी पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव आपको देखने को मिलती है, राइट। हाँ, रिक्टर स्केल से क्या नापते हैं, भूकंप का मैग्नीट्यूड नापा जाता है, यानी ऊर्जा मापता है कि कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप था, ठीक, याद रखना। हाँ, ये कितना बता दिया मैंने। अरे भाई ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 बता दिया क्या। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 इयर्स के चुने जाते हैं, 3 इयर्स के लिए नहीं चुने जाते। वो 3 को मिक्स करके 5 बता दिया मैंने, बेटा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी रिलीज, इसके लिए रिक्टर स्केल यूज होती है। रिक्टर, चार्ल्स रिक्टर ने रिक्टर स्केल को बनाया था, तो जो रिक्टर स्केल है यह आपकी ऐसे यूज होती है। दूसरा अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत कि सर फिर ये क्या नापता है, सर ये तीव्रता नापता है, यह होने वाली क्षति नापता है, डैमेज कॉज को नापता है और इंटेंसिटी को नापता है। ये किसको नापता है, सर डैमेज कॉज को और इंटेंसिटी को मापता है। इंटेंसिटी एंड डैमेज कॉस्टिंग को इसके द्वारा मापा जाता है। जो डैमेज कॉज हुआ है और जो इंटेंसिटी हुई है उसको यह नापता है, मापता है। करेक्ट जवाब यही। मजा आया कि नहीं आया जी। 20वां सवाल कर लिया। चलो 21वें सवाल की तरफ आगे बढ़िए। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, बताइए। कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसको आप लघु संविधान कहेंगे। सर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ही लघु संविधान। अभी मैंने क्या किया कि पॉलिटी के क्वेश्चंस को मैंने काफी आसान कर दिया है। कारण है कि पॉलिटी के क्वेश्चन आप किसी भी लेवल के आए आप करने में सक्षम हो चुके हैं, राइट, आप करने में सक्षम हो चुके हैं। आगे 21 के बाद हम बात करते हैं 22वें नंबर का सवाल। 22वें नंबर का सवाल आपका ये रहा, एंजाइम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताएं। एंजाइम जो होते हैं इनके संबंध में कथन कौन सा गलत है, बस ये बता दीजिए। और कौन सा एंजाइम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंजाइम के बारे में बता, फटाफट बताओ। देखो अगर मैं हम पहले बात करते हैं, वे जैविक उत्प्रेरण की तरह कार्य करते हैं। दे एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अगर ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं तो यह ऊर्जा को बढ़ाते नहीं बल्कि घटाते।
जिससे अभिक्रिया तेज होता थी। तो यही तो कैटलिस्ट का काम होता है, बट ऐसा नहीं है, जस्ट ऑपोजिट करते हैं। एंजाइम जो होते हैं कई बार किसी किसी प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, किसी किसी प्रक्रिया को घटा देते हैं। तो एंजाइम्स का काम कैटलिस्ट जैसा बिल्कुल नहीं होता। और कैटलिस्ट जो होते हैं ये अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेते। जो कैटलिस्ट होते हैं यह रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, ये रिएक्शन के अंदर रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। बट यहाँ पर जो आपके एंजाइम होते हैं वो रिएक्शन के अंतर्गत हिस्सा भी लेते हैं और रिएक्शन के अंतर्गत कार्य भी करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं, वे मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं? बिल्कुल नहीं बने होते। एंजाइम का किसी भी चीज का कंपोजिशन होना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, राइट। दूसरा, अगर हम बात करते हैं एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है, इसको लॉक एंड की मॉडल से समझा जाता है। जो एंजाइम की स्पेशलिटी होती है, स्पेशलिटी आपको जो देखने को मिलती है वो लॉक एंड की मॉडल से समझी जाती है। किस मॉडल से? लॉक एंड की मॉडल से इसकी स्पेशलिटी समझी जाती है। लॉक एंड की मॉडल से हम इसकी स्पेशलिटी को समझते हैं, राइट। आगे है, वह किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा बढ़ाते हैं। हाँ, वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं, यानी किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए यह आपका काम करते हैं। एंजाइम का कार्य तापमान और पीएच पर निर्भर करता है। यह स्टेटमेंट सही है। जो एंजाइम का कार्य है वह किस चीज पर निर्भर करता है? सर, एंजाइम का कार्य आपको कई बार देखने को मिलेगा, यह उसके ताप पे निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए, नहीं, प्रोटीन से नहीं बनते, बी ऑप्शन गलत है। सक्रिय ऊर्जा बढ़ाते ये सही है, सक्रिय ऊर्जा बढ़ाते ये सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, वह अपनी क्रिया में अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ऐसा नहीं है, बहुत माइल्ड भी होते हैं। राइबोजाइम एक मजबूत एंजाइम है जो आरएनए से बनता है, प्रोटीन से नहीं। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, राइबोजाइम है, जैसे राइबोजाइम है, अगर ये स्टेटमेंट सही होता कि प्रोटीन के बनते हैं, तो जो राइबोजाइम है ना मेरे लाल, ये प्रोटीन से नहीं बना, आरएनए से बना है। ये आरएनए से बनता है, आरएनए से बना है, ये प्रोटीन से आपका नहीं बना, ये आरएनए से बना। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा, स्टेटमेंट पूछा है कि गलत कौन सा है? ओहो, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ओके सर, गलत पूछा है। वे प्रोटीन से बनते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, फिर तो आपका स्टेटमेंट कई गलत हो जाएगी ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बी होगा, प्रोटीन से बनते हैं। ओके ओके, ये मेजरली प्रोटीन से नहीं बनते, इसमें ये हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हो सकते हैं, हाँ ये भी संभव है, अगर ऑप्शन नहीं मिलना है तो उस केस में संभव है भाई। ठीक है, इसको भी देख लेंगे। आगे बढ़िए, 23वां, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कहां पर की थी? सर, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। साथ में करतार सिंह सराबा, बरकत उल्लाह खान, रामचंद्र आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर पर्सन्स। ठीक है, दयाल सिंह भी इसी के अंदर शामिल है। अगला सवाल है 24वां, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सर, सबसे तेज मेमोरी आपकी कौन सी आपको कंसीडर होगी? सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद शैशे मेमोरी, फिर रैम, फिर एसएसडी, फिर एचडीडी। ठीक है, याद रखना। शैशे मेमोरी में भी 3 स्तर होते हैं। शैश मेमोरी के अंदर भी L1, L2, L3 होता है, बट इससे तेज होती है रजिस्टर। रजिस्टर से तेज, रजिस्टर सबसे तेज है, उससे मंदी कैश होती है, कैश से बनती है आपकी रैम होती है, रैम से बनती आपकी एसएसडी होती है, रैम से बनती क्या होती है? आपको एसएसडी देखने को मिलती है। ठीक, याद रखना। उसके बाद आपको एचडीडी वगैरह देखने को मिलती है। अब जो रैम है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है मेरे लाल? रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए, एक बच्चे कह रहे सर इतने आसान साइंस के क्वेश्चन में फंस गए आप। बेटा, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ता, ना ही बायोलॉजी पढ़ाता। ठीक है, बस बात खत्म। 24 के बाद और 25वां, दूसरा, मैं क्लास में टीप टीप के नहीं आता, ये भी इशू है। एक बार मैं देखता हूं, बात खत्म, उसके बाद उसी हिसाब से बता। हटो बच्चे। पंडित मेरे लाल बताइए जरा, ओशियनिक एसिडिफिकेशन मुख्य रूप से किसकी कमी की वजह से होता है? ओशियन के अंदर एसिडिफिकेशन होता है जो प्राइमरीली किसकी वजह से होता है? सर, जो ओशियन है इसके अंदर किस वजह से यह एसिडिफिकेशन होता है? सर, वातावरण से अतिरिक्त CO2 का अवशोषण, एब्जॉर्बिशन ऑफ एक्सेस CO2। अगर एटमॉस्फेयर की वजह से एक्सेस CO2 यानी CO2 अगर बढ़ जाता है, ठीक है, अगर CO2 बढ़ जाता है ना भाई साहब इसके अंतर्गत, तो इसी वजह से एब्जॉर्बेशन जो होता है एक्सेस CO2 के होने की वजह से ओशियन के अंदर एसिडिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाता है। ठीक है, याद रखना। और महासागर पृथ्वी पर उत्सर्जित CO2 का लगभग 30% ही सटक लेते हैं।
ठीक है, याद रखना, बगैर किसी परेशानी के यह इसको सटक लेते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं 25 के बाद अगला सवाल 26वें नंबर का। टोकन करेंसी शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? सर, टोकन करेंसी कहा जाता है कि ये हुमायूं के समय में शुरू हुई थी। टोकन करेंसी के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं के समय में शुरू हुई थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की बात करें वो तो मुगल है। तो भाई दिल्ली सल्तनत में टोकन करेंसी का जिम्मा सौंपा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में टोकन करेंसी को स्टार्ट करता है, और जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा टोकन करेंसी शुरू की गई थी, इसकी वजह से काउंटर फीटिंग भी हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, काउंटर फीटिंग भी हो जाती है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका कार्यकाल आपको 1325 से देखने को मिलता है, और जो 1351 तक जाएगा, इसी को उलूग खान इसका नाम है। ठीक है, पागल राजा, पागल मूर्ख राजा, ये सब इसी के नाम है। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है 1296 से लेकर 1316 है। इल्तु का जो कार्यकाल है, इल्तु इल्तु का कार्यकाल 1211 से लेकर 35 तक है, उसके बाद ये बयाना में मर जाता है। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा 1351 से 88 तक। इसका भी अलग अपना हिसाब किताब रहा है, इसका भी दबदबा है। इसके बाद हम बात करते हैं टोकन करेंसी के अलावा इसने दीवाने आमिर को ही भी शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं, यह दीवाने आमिर को ही भी शुरू करता है, जिसका काम था एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरह। यह दीवान ए आमिर को ही भी शुरू करता है, आमिर को ही भी शुरू करता है, याद रखना, दीवाने आमिर को ही भी शुरू करता है। 26 के बाद हम बात करते हैं 27वां सवाल। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? 213। 113 राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की शक्ति देता है। 163 आपको बताता है कि राज्य के अंदर कार्यकारी कार्य करने के लिए मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद राज्यपाल के कहने के अनुसार कार्य करेगी, पर उसका मुखिया एक चीफ मिनिस्टर होगा। 226 ये रिट्स की बात करता है, जो रिट्स जारी किए जाते हैं हमारे हाई कोर्ट के द्वारा। यह बात यहां पर बताई गई है। ठीक है, याद रखना हिमांशु भाई। 27 के बाद 28वां सवाल। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर आपको यह देखने को मिलेगी जो ग्रेट बैरियर रीफ है? सर, ये क्वींसलैंड के पास है, जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे क्या मेरे लाल, ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह आपकी क्वींसलैंड में है, जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। मैंने जो याद रख रखा है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है बहुत रंग रंगीली रंगीली, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, ऐसे ग्रेट बैरियर रीफ के आगे सब कुछ फीका है, क्योंकि वो बहुत रंगीला है। तो महारानियों को बड़े शौक होते हैं अलग अलग रंग बिरंगी चीजों को करने के, तो भाई सीधा आपको देखने को मिलता है कि देश रंगीला मेरा रंगीला। तो क्वींसलैंड आपको देखने को मिलता है, ईस्टर्न साइड है, वहीं पर आपको देखने को मिलता है। 2900 से अधिक अलग अलग चट्टानों से, 2900 से ज्यादा चट्टाने हैं भाई साहब इसके अंतर्गत, जहां पर एक काम किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 28 के बाद 29वें नंबर का सवाल बताइए। 29 नंबर का सवाल हम बताते हैं, फसलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जिसको कई बार आप देखते हो कि सर कोई फसल पक नहीं रही थी तो कचाक देसी उसके अंतर्गत जो है वो मार दिया गया, क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्शन मार दिया गया। ठीक है, और कई बार उनका साइज बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इसको बताइएगा किस चीज का यूज किया जाता है, याद रखिए, फटाफट से बताएंगे किस चीज का यूज इसमें होता है, बगैर परेशानी के बताओ। चलिए बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर। अब मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, ये मेरे हाथ में जो है, तुम्हें ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है इसमें कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया गया है। ये बेसिकली आपको जैसे लग रहा है कि ये क्या है, पहले ये बताओ तुम। ठीक है,
अब देखो एफएसएसआई क्या कहती है कि भाई इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए, पर नेचुरली इसका साइज इतना नहीं होता। ठीक है, नेचुरली इसका साइज इतना नहीं होता, बट कैल्शियम कार्बाइड के यूजेज की वजह से प्लस इसके अंदर टॉक्सिनेशन की वजह से इसका जो साइज है वो बढ़ चुका है। ये एप्पल बेर बता दिया गया है। एग्जैक्टली ये बेर का हाइब्रिड है जिसको आप केमिकली इसको बनाया गया है। ठीक है सर, फिर तो ये खाने के लिए हानिकारक होगा। ये मैं हूं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आगे हम बात करते हैं, एक कह रहा नींबू होगा, एक दूंगा ना नींबू, बेर है ये, बेर पलम। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा सर, यह आपका कैल्शियम कार्बाइड होगा। कैल्शियम कार्बाइड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है चलिए, इस रात के वे एप्पल बेर है यो इतना ही होवे है। अरे डट जा छोरे, यो इतना ना होया करता, ये एक बना दिया है। ठीक है इसके खेत में लाग रहा है भाई, भिजवा दिए फिर। ठीक है आगे हम बात करते हैं, रेपो रेट क्या होता है, बताइए रेपो रेट क्या है, इसके बारे में चर्चा कर ले। तो व्हाट इज रेपो रेट, बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। ये बैंक आम जनता को उधार देते हैं रेपो रेट पर। बैंक आम जनता को उधार देता है, रेपो रेट वह दर है, बिल्कुल नहीं। दूसरा है आरबीआई प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, नहीं नहीं। बैंक आरबीआई के पास जमा रखते हैं, सरकार आरबीआई से उधार देती है। देखो आरबीआई के द्वारा रेपो रेट के बेसिस पर उधार दिया जाता है, और वास्तविकता में जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो आरबीआई से अगर उधार लेना चाहते हैं तो प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंक को उधार दिया जाता है रेपो रेट के बेसिस पर। वैसे लिखा जाता है ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, या आपका शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म आपका लोन होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन। कैसा लोन होता है सर, ये शॉर्ट टर्म लोन आपको देखने को मिलता है। ठीक है याद रखना। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर इतना बड़ा प्लम कहाँ होता है। अबे मैं तुम्हें यही तो बता रहा था कि इतना बड़ा प्लम नहीं होता, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया है, यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। पर नहीं, तुम्हारे तो खेत में पेड़ लग रहे हैं। ठीक है डट जो, आगे हम बात करते हैं। ठीक है आगे देखते हैं, 30 के बाद 31वें नंबर का सवाल ये रहा। ठीक है ये, और देखो ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है भाई, बट ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये सेब नहीं है। दिस इज नॉट एप्पल, अगेन दिस इज नॉट एप्पल। ये आपका क्या है, कोई मुझे बता दे तो बात रही। ये प्लम नहीं है, नो दैट्स अगेन नॉट ए प्लम। बट बताना ये क्या चीज है, सेब जैसा स्ट्रक्चर है इसका, और दबाने में बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा है। ठीक है बताना क्या है भाई ये, आगे हम बात करते हैं। ठीक है चलो, इसको प्लम बोलते हैं। मैं जाहिल हूं पर इतना थोड़ी, फलों के नाम तो पता है मुझे। आगे बढ़िए, ये देखिए अगला सवाल मैंने आपसे पूछा है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 ये फॉट होता है, किस किस के बीच में फॉट होता है बताइए। एक कह रहा इमली है, क्या बेटा आप, तुम सेब नहीं है ये। क्या मजबूरी रही होगी कि आपको ये नकली एप्पल पे खाना पड़ रहा भाई मैं खाने के लिए नहीं लाया। ठीक है चलिए, मैं खाने के लिए नहीं आया, मैं क्लास में दिखाने के लिए लाया था, वो क्वेश्चन डाला हुआ था तो उस चक्कर में 2 फल लेकर आया। ठीक है एक बच्चे का सही, आलू बुखारा है, एग्जैक्टली दिस इज आलू बुखारा। जी हाँ, तो पानीपत की जो लड़ाई है 1526 में हुई है, किसके बीच हुई थी, अभी अभी ब्लिंकिट में से मंगाए थे, इसी को प्लम कहते हैं बेटा, ये आलू बुखारा है, इसको ही प्लम कहते हैं। बाबर और इब्राहिम लोधी, मेरा पूरे ओरा का खेल खराब हो गया। इसका करेक्ट आंसर आप याद रखना, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। इसी के बाद जो मुगल डायनेस्टी की है, इसकी जो नींव है वो भारत के अंदर रखी जाती है, मुगल डायनेस्टी की नींव भारत के अंदर इसी के बाद रखी जाती है, इसको ध्यानपूर्वक याद रखना। अच्छा अकबर और हेमू जो है, इसके अगर हम बात करते हैं, इसके बीच में आपको पानीपत का सेकंड बैटल देखने को मिलता है। जो पानीपत सेकंड बैटल था वो 1556 में आपको देखने को मिला था, पानीपत का द्वितीय बैटल। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 1761 के अंदर बैटल देखने को मिलता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 1761 का बैटल था, वो पानीपत थर्ड था आपका, पानीपत थर्ड था आपका, वह पानीपत थर्ड बैटल आपको देखने को मिलता है। जीता कौन है इसमें, अहमद शाह अब्दाली जीता, इसमें बाबर जीता, इसमें अकबर जीता। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 1539 में होता है चौसा, चौसा ये भी शेर शाह सूरी जीतता है। अगला होता है 1540 में बिलग्राम होता है, इसको भी शेर शाह सूरी ही जीतता है, बिलग्राम को भी शेर शाह सूरी जीतता है, याद रखना।
31वां सवाल भी आपका हो चुका है सही। आगे हम बात करते हैं 32वें सवाल के बारे में। ठीक है, चल 32 जाइलम प्लांट में प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? प्लांट के अंदर दो तरीके की मेजर चीजें होती है, एक तो जाइलम होता है और दूसरा आपको देखने को मिलता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दो तरीके की चीजें होती हैं। जो जाइलम होता है ये काम करती है पानी और खनिज को यह ट्रांसपोर्ट करती है। जाइलम क्या करती है, पानी और खनिज को यहां से यहां पहुंचाती है, धे धड़ाधड़ यहां से यहां पहुंचाती है। तो पानी और खनिज को मुख्य रूप से परिवहन करती है किसका, पानी और खनिज का। भोजन का करती है फ्लोएम। जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये आपके फूड का इधर से उधर संचरण करते हैं, इस बारे में पूरी तरीके से आप याद रखना। और प्लम खाया कीजिए भाई साहब आप। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा। बगैर परेशानी के 33वें नंबर का सवाल आपके सामने है। सरकारिया कमीशन सेटअप किया जाता है एग्जामिन करने के लिए किस चीज को? सरकारिया कमीशन आपको बनाया गया था 1983 में। ठीक है, यह सरकारी समिति आपकी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए एक बालक को यह तकलीफ है कि मैं एक सवाल में 10 फैक्ट बता रहा हूं, एक बालक को यह तकलीफ है एक सवाल में 2 फैक्ट क्यों बताए। बहुत बढ़िया। और ये बाबुल क्लास में आ चुका है। बाबुल मुझे तुमसे एक दिक्कत है, मतलब दिक्कत तो नहीं कह सकते, एक सवाल है कि जब आप अपने लिए वधू लेकर आएंगे साजो सुज्जा के साथ, तो वो क्या कहेंगे कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जबकि वो तो बाबुल के पास ही आ रही होंगी। तो ये काफी सोचने का विषय है यार। इसको आप समझिएगा कि यह सरकारिया कमीशन 1989 में अपनी रिपोर्ट देती है रंजीत सिंह सरकारिया के बेसिस पर, और यह केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा करती है। और सही कहे तो राज्यपाल होता है, राज्यपाल जो होता है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में भी यही चर्चा की गई थी। ठीक है, कि उनका अपॉइंटमेंट जो होना चाहिए वो बिल्कुल एकदम अनबायस्ड तरीके से होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे आगे। हम बात करते हैं 34वें नंबर का सवाल। विच गैस नोन एज स्ट्रेंजर्स गैस? कौन सी ऐसी गैस है जिसको स्ट्रेंजर्स गैस कहा जाता है? आर्गन, जेनॉन, नियॉन, रेडॉन। कौन सी ऐसी गैस है जिसको कहा जाता है कि स्ट्रेंजर्स गैस है? सर जेनॉन है। ये ग्रीक भाषा से शब्द आया है जिसका मतलब होता है अजनबी। एक नोबल गैस है और वायुमंडल में अत्यंत कम मात्रा में पाई जाती है। इसका उपयोग जो होता है फ्लैश लैंप होते हैं, उच्च तीव्रता वाले प्रोजेक्टर होते हैं, अंतरिक्ष यान होते हैं, इसमें होता है। रेडॉन सबसे भारी गैस है जो रेडियो एक्टिव भी है। रेडॉन इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव है भाई साहब। जेनॉन का मतलब ग्रीक भाषा में होता है, ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर होता है, बहुत हल्की होती है और बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जो फ्लैश डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 35वें नंबर का सवाल। भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही है? सर ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, करेक्ट है। ही हैज द राइट टू स्पीक इन द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बट कैन नॉट वोट। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है। दोनों स्टेटमेंट्स, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 36वें नंबर का सवाल है। काराकोरम पास कनेक्ट करता है इंडिया को किससे? इंडिया को चाइना से काराकोरम दर्रा आपका करता है। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा कौन से का लाडले? ट्रांस हिमालय का हिस्सा आपका ये है, किसका? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है ये आपका। याद रखेंगे कौन से हिमालय का है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है सर। ट्रांस हिमालय के अंदर 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपकी एक श्रेणी देखने को मिलती है जो है कैलाश, जो कि तिब्बत में है। उसी के पास मानसरोवर झील है, वहीं से आपकी बहुत सारी नदियां निकलती हैं। आगे हम बात करते हैं 36वां 37वां सवाल। दांडी मार्च किस कर के विरोध में शुरू किया गया? दांडी मार्च को शुरू गांधी जी ने किया। ठीक है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक इन्होंने खुल के यात्रा करी थी। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक इन्होंने खुल के यात्रा करी थी। 24 दिन का समय लिया था। और अगर सच बताऊं तो इनका हिसाब किताब बहुत मजबूत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 241 माइल्स चले थे, 241 माइल्स ये चले हैं। यहाँ पर कितने माइल चले हैं? 241 माइल यहाँ पर चले हैं। पूछा जाए इसी के जस्ट बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और महिलाओं की इसमें बड़े पैमाने पर भागीदारी है। अगर कोई ऐसी भागीदारी थी जो महिलाओं के द्वारा स्पष्ट तौर पर सर्वाधिक कहीं पर दर्ज कराई गई थी तो वो यहीं कराई गई थी। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है, आपका क्या है सर? दांडी मार्च जो देखने को मिलता है एक प्रकार से सॉल्ट टैक्स के लिए था। दांडी मार्च को फिर रोका कब गया? सर दांडी मार्च को तब रोका गया जब इनकी 5 मई में धरसाना में गिरफ्तारी होती है 1930 में।
गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। तो गांधी जी का अरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। धरसाना में इनको धर दिया गया, तो धरसाना में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, अरेस्ट होता है धरसाना में 5 मई 1930 में। तो करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, मका लाडले मियाऊ। अनुपम, ये इतना तगड़े विचार कहां से आते हैं आपके पास? मैं बहुत चक्कर रह जाता हूँ भाई कहीं कभी कभी देख के। यह आपको नमक जो टैक्स है उसके रिगार्डिंग आपको ये देखने को मिला था। ठीक है, 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल। अबे 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, उल्टा बोल रहे हो। 37 के बाद 38वां सवाल, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेजर्ड यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट? जो विशिष्ट गुरुत्व होता है किसी का, वो किसके द्वारा नापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा। हाइड्रोमीटर के द्वारा वह नापा जाता है। ठीक है चंदन, यह हाइड्रोमीटर के द्वारा आपका नापा जाएगा। विशिष्ट जो गुरुत्व है हाइड्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, चलो याद रखेंगे। तो इसके बाद आपका बचता है 39वें नंबर का सवाल है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? वाहनों की जो हेडलाइट होती है इसमें कौन सा वाला जो आपका दर्पण होता है इसका यूज होता है, बताएं। जो लाइट को फैला देते हैं, एक जगह कर देंगे तो आग लग जाएगी। ठीक है, वो तो खैर तुम्हारे सिलेक्शन के बाद पड़ोसियों में भी लग जाएगी, पर टेंशन छोड़िए। इसमें कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। प्रकाश को एकत्रित करता है, इसलिए हेडलाइट में तेज और दूर तक जाने वाली रोशनी मिलती है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, याद रखना। ठीक, कॉनकेव मिरर का यूज इसमें किया जाता है। ओके, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद 40वें नंबर का सवाल है, राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? जो फिजिकल पॉलिसी है वो कौन बनाता है? सर, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री फिजिकल पॉलिसी बनाती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है। आरबीआई की बात करूं तो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनिटरी पॉलिसी यह आपकी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी इसके द्वारा बनाई जाती है। बट वहीं अगर मैं बात करूं फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, तो वो आरबीआई ही बनाता है। कौन बनाता है? आरबीआई के द्वारा ही बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर यही है, यही आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई ही फिजिकल पॉलिसी बनाता है। ठीक है, तो जो जो बच्चे क्लास के अंतर्गत मौजूद हुए थे, आपका बहुत बहुत आभार भाई। आज की क्लास यहीं तक रहेगी और यह रहेगी आपका आपका होमवर्क। आपको बताना है विंडोज में किसको रीनेम के लिए कौन सा शॉर्टकट है जो यूज होता है विंडोज के अंदर, जरूर बताइएगा। एक और आपसे विशेष विनम्र निवेदन है, ठीक है, 9 पीएम वाली क्लास कब से होगी? कल से 9 पीएम वाली क्लास भी ऑन टाइम होगी। दूसरा आपके लिए पॉइंटर ये हुआ मेरे लाल कि अभी आप इस क्लास पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे कल मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लास के लिए। हो सके तो सारे के सारे मिलकर एक तरफा लाइक कर देना, राइट? इस पे मैं आपको भेज रहा हूं, इसको सारे के सारे मिलकर एक बार लाइक कर देना, भौकाल पूरा कट जाएगा। बस उम्मीद है कि आप इसको लाइक जरूर कर देंगे और अपने मोहल्ले पड़ोस में चैनल को शेयर कर दीजिए। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।